जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ऑलरेडी हमने आपको क्वेश्चन नंबर 16 तक करवा दिया था और अब बारी हमारे पास आगे के क्वेश्चन उसको डिस्कस करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर हम 16। तो सबसे पहले इसमें देखिए, गिवन बिलो आर फॉर डिफरेंट इलस्ट्रेशन ऑफ प्रिपेयरिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉन बाय स्टूडेंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। तो ध्यान समझिएगा, अगर आप लोगों को याद हो, जब हम हाइड्रोक्लोरिक HCl गैस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, HCl एसिड की बात कर रहा हूं। तो ये जो HCl एसिड का प्रिपरेशन करवाते थे, किससे करवाते थे याद है आपको? HCl गैस से। HCl गैस से कुछ नहीं होता था, HCl गैस को हमें वाटर में मिक्स कर देना होता था बड़ी तेजी से, उसके बाद बस आपके पास जो HCl एसिड है वो आपके पास तैयार हो जाता था। तो HCl एसिड को गैस को हम कुछ इस तरीके से मिक्स करते थे, इन्वर्टेड फनल बनाते थे। ये तो देखो कंप्लीटली रॉन्ग है, इन्वर्टेड फनल होता था, ठीक है ना। तो इन्वर्टेड फनल इन तीनों में, ध्यान समझिएगा, जब मैं आपको करवा रहा था याद है वो बैक सक्शन वाली है ना, HCl एसिड को प्रिपेयर करवाने के लिए जो मेथड था बैक सक्शन वाली, वही है। तो इनमें से यही वाला ऑप्शन जो आपके पास कंप्लीटली करेक्ट है। कई बार बच्चे को लगता है देखो ये वाला कंप्लीटली वाटर के अंदर डिप है, तो ये तो होगा नहीं, या तो ये या तो ये। अब ये वाली भी कई बच्चों को लगता है कि हाँ सर ये भी सही है। क्यों? क्योंकि उनको इसलिए लगता है क्योंकि जब यहां से हमने HCl गैस को दिया था तो हाई प्रेशर की वजह से, अंदर हाई प्रेशर देने की वजह से बड़ी तेजी से इसमें आया वाटर में, क्योंकि हाईली सॉल्युबल है वाटर में, तो बड़ी तेजी से खींच लेता है। तो अंदर आपके पास वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, और वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से अंदर का इंटरनल प्रेशर क्या हो गया, जो फनल है उसके अंदर का, वो आपके पास कम हो गया। और कम हो गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बड़ी तेजी से लगता है इस वाटर पे, तो ये ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको ऊपर करवाना पड़ता है, ऊपर करना पड़ता है, बेसिकली प्रेशर की वजह से इसको ऊपर होना पड़ता है। अब बात आती है यहाँ पे ये कि ये भी सही है सरफेस पे, ये ऊपर होता है, वो वाला भी सरफेस है, तो स्टार्टिंग वाला आपको सही मानना, ये वाला, बाद वाला नहीं। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, ध्यान से समझते जाइए, काम बनता चला जाएगा आपके पास। 18th क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे कहा जाता है, which of the organic compound A and B react in the together of the presence of concentrated H2SO4, a fruity smell evolved from one of the products. If A has functional group OH, मतलब अल्कोहल ग्रुप है पहले के पास, then which of the following stands for the functional group of B? तो एक तो अल्कोहल है, मान लेते हैं कि CH3 CH2OH, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और दूसरा आपके पास क्या था, दूसरा आपके पास क्या है वही आपको बताना है। ये वाला A है, आपको B का नाम बताना है कि किसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, वो आपको बताना है, ठीक है ना, क्या मिलेगा। तो इनमें स्पेसिफाई कर दिया कि फ्रूटी स्मेल इवॉल्व, स्वीट स्मेल सब्सटेंस याद है, जिसे हम क्या कहते थे, RCOOR-। क्या होता था ये आपके पास एस्टर निकल कर आता था। क्या कहते थे हम इसको? एस्टर कहते थे, याद आया ना। जैसे कि अभी अगर मैं इसको बनाऊंगा तो क्या बनेगा, किसके किसके बीच में रिएक्शन होता था, एसिड एंड अल्कोहल। याद आया ऑर्गेनिक कंपाउंड में से, ऑर्गेनिक वाले चैप्टर में से, एसिड एंड अल्कोहल या फिर अल्कोहल एंड एसिड, इन दोनों को मिक्स करते थे तो हमारे पास एस्टर मिलता था, और साथ में आपके पास जो वाटर है वो आपके पास बाहर निकल आता था। याद आया है ना। तो यहां पे आप एक एसिड ले लें, ये जो B है ना उसका जगह पे आपको क्या लेना है, एसिड लेना है। तो मान लेता हूं कि CH3 CH2COOH प्रोपेनोइक एसिड लिया। जनरली आपके पास इथेनोइक एसिड लिया जाता है, जनरली आप जो बनाते हो अभी 10th क्लास के लेवल पे, तो वो ले लो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एसिटिक एसिड, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होता था, वाटर का आपको बाहर रिलीज करवाना पड़ता था वाटर। यहाँ से आप OH ले लें और यहाँ से आप H ले लें, तो ये क्या चला गया आपके पास, OH बाहर हो गया। और जहां से बॉन्ड टूटता है वहीं से आपके पास बॉन्ड भी जुड़ता है। तो इसको मैं पहले लिख देता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O। ये जो CO है वो हमेशा डबल बॉन्डेड होता है कार्बन के साथ, और यहाँ पे भी आपके पास है ये वाला O है, फिर CH2 है, फिर CH3। तो जहां से बॉन्ड टूटा है वहीं से आपको जोड़ना है, CH2 CH3। तो आप इससे अगर इसको मैच करेंगे तो R अल्काइल ग्रुप होता था, इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ये CO हो गया, ये R हो गया, और ये CH2 CH3 R डैश हो गया। उसके बाद H2 तो हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि रिलीज हो गया। तो इस प्रोसेस को हम एस्ट्रिफिकेशन के नाम से भी जानते थे, याद आया। इस प्रोसेस को हम क्या कहते थे, एस्ट्रिफिकेशन, है ना। द प्रोसेस बाय विच एस्टर इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एस्ट्रिफिकेशन। व्हेन अल्कोहल एंड एसिड आर मिक्स्ड टुगेदर we get a substance, sweet smelling substance, fruity smell substance, that is called ester। याद आया ना। इसका मतलब ये है कि हमसे सिर्फ B वाला, देखिए मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करवा रहा हूं आपको कि भाई ये ऑप्शन है करेक्ट है कर लो, नहीं।
क्यों करेक्ट है, कैसे करेक्ट है, क्या रिएक्शन है, एवरीथिंग कि इससे रिलेटेड आपको और भी अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप इजीली आंसर कर सके, ऐसा समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, राइट। तो दूसरा वाला सब्सटेंस बी पूछा था, तो ये तो आपके पास एसिड है नहीं, OH होगा, और C डबल बॉन्ड एसिड का पता है ना, C डबल बॉन्ड O फिर OH, ये होगा। इधर आपके पास H भी हो सकता है और बहुत सारे R भी ग्रुप हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये भी नहीं है, OH है, और ये C डबल बॉन्ड O, ये तो वैसे भी नहीं है। C डबल बॉन्ड यहाँ पे ना O है, मतलब ऑक्सीजन है, तो घबराना नहीं आपको, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। वहां पे लिखा नहीं उन्होंने, लेकिन C डबल बॉन्ड O, वहां पे क्या आपके पास ऑक्सीजन है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। इसमें कहते हैं गिवन बिलो आर 4 कोवेलेंट कंपाउंड्स, दिस एंड दिस, चारों के चारों कोवेलेंट कंपाउंड्स है। फिर हमसे इसमें कहा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर व्हेन दे आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो इन सब में कोवेलेंट नंबर ऑफ बॉन्ड्स ही तो काउंट करने हैं आपको, सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये। तो देख लीजिए, H2O की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड होता है H2O में, वहीं पे आपके पास ये A हो गया। अगर मैं B की बात करेंगे, CCl4 में आपके पास 4 कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलते हैं। वहीं पे अगर मैं Cl2 की बात करूंगा, Cl2 तो Cl के बीच में ये C हो गया, इसमें एक ही कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। वहीं पे अगर मैं D की बात करूंगा अमोनिया की, तो NH3 आपके पास, इसमें भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड देखने को मिलते हैं, तो इसमें 3 हो गया। तो बस देख लिए किस ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके हिसाब से देख लेंगे भाई, खत्म बात, ठीक है ना। करें इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में अरेंज करना आपको, मतलब पहले कम फिर ज्यादा। सबसे कम किसका है, Cl2 का, मतलब पहले आएगा C, फिर 2 नंबर का ये रहा, फिर आएगा A इंक्रीजिंग नंबर ऐसे करके, फिर आएगा 3 नंबर वाला अमोनिया कितने नंबर पे, D, तो आ जाएगा D ऐसे करके। फिर ज्यादा और किसमें, CCl4 किसमें, B। तो अब ये वाला ऑप्शन कहीं पे देख लीजिए, कहीं ना कहीं पक्का मिलेगा, CADB ऑप्शन नंबर D। आई बात समझ में, ठीक है। चलें आगे, ओके ग्रेट। आगे की अगर हम बात करते हैं तो आगे हमसे दिखा रहा है कुछ चीजें। इसमें कहता है द इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड इज मेड ऑफ सिलिका। Which of the following properties of silica that is the reason for it not having the much सिग्निफिकेंस इन द प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस। तो अगर आप लोगों को याद है, जब मैं आपको मोल्टन लेड ब्रोमाइड का आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहा था, तो उस टाइम पे हमने आपको बताया था जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना हुआ है सिलिका का बना हुआ है, जो काफी ज्यादा हार्ड जो है वो रहता था और स्ट्रॉन्ग रहता था। तो पहला वाला ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, बाकी आप देख लीजिए वो सब नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो इसमें कहा जाता है ये डिस्टिंक्टिव रिएक्शन that takes place when ethanol is treated with acetic acid in the presence of concentrated sulfuric acid to give a fruity smell। अब ये सेम चीज ऊपर नहीं बताया मैंने आप लोगों को, है ना, जिसे एस्ट्रिफिकेशन कहते थे। तो हमसे कहता है द रिएक्शन इज कॉल्ड एस्ट्रिफिकेशन, बिल्कुल सही। द रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रेशन, गलत। हाइड्रेशन का मतलब होता है उसमें पानी ऐड करना भाई, है ना, तो पानी तो ऐड नहीं कर, तो उसमें से पानी रिमूव हो रहा था, तो सिर्फ P वाला सही है, तो ओनली P ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर A। बिल्कुल सिंपल सा काम। अभी जस्ट ये कंप्लीट चीज अभी आपको मैंने करके दिखाया, यहां से लेकर यहां तक अभी हमने आपको कंप्लीट चीज करके दिखाया, है ना बात समझ में। तो इन चीजों का प्रॉपर से देखा करो, जो भी चीजें मैं आपको समझाता हूं आगे के लिए बहुत ज्यादा, सिर्फ आगे के लिए नहीं और यही सिर्फ इसी वीडियो के लिए नहीं, एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे आपको करवा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे कहते हैं द पीएच ऑफ सॉइल इज टेस्टेड एंड फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स स्लाइटली अल्कलाइन सॉइल इज रिक्वायर्ड। स्लाइटली अल्कलाइन का मतलब हो गया 7, लगभग न्यूट्रली चाहिए होता है, बट आप 7.5 7.6 ऐसे करके जनरली सॉइल की जो आपके पास पीएच है वो रिक्वायर्ड रहते चाहिए होती है। और कई बार क्या होता है जब हम क्रॉप्स को उगाते रहते हैं तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, और फर्टिलिटी कम होने का मतलब उसकी पीएच की वैल्यू में गिरावट आ गई। तो पीएच की वैल्यू में गिरावट आएगी मतलब थोड़ी एसिडिक की तरफ जा रहा है, एसिडिक की तरफ जाता है तो क्रॉप्स जो अच्छे से नहीं हो पाता है, तो उसे हमें बेसिक की तरफ लाना पड़ता है। तो बेसिक में लाने के लिए हमसे पूछ रहा है सो इन द which ion in the fertilizer will increase the alkalinity of the soil।
तो अल्कलाइन की ओर कौन सा आयन में से लेके जाएगा? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन होता है H3O पॉजिटिव, जो कि कंप्लीटली एसिडिक होता है, तो ये तो बेसिक की तरफ लेकर नहीं जाएगा। हाइड्रोक्सिल आयल OH माइनस, आपको पता है बेसिक कैरेक्टर इसी की वजह से आता है, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा। खैर अभी और देख लेते हैं, अगर इससे ज्यादा और अप्रोप्रिएट मिलता है तो। हाइड्रोजन आयन अगेन एसिडिक के लिए होगा, तो ये भी बिल्कुल नहीं। बहुत हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन, तो ये तो नहीं हो सकता भाई, तो ऑप्शन नंबर बी है आपके पास, हाइड्रोक्सिल आयन इज द परफेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, इसमें हमसे कहा जाता है रामू मेक्स ए डिटेल्ड स्टडी ऑन द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, अकॉर्डिंगली ही ड्रॉज द फॉलोइंग कंक्लूजन। देखिए ये जो क्वेश्चन आपके पास पीरियोडिक टेबल से, बड़े प्यार से ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो भाई ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। तो एक बार कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस कीजिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होता है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होता है, एटॉमिक साइज का क्या होता है, आयोनिक रेडियस का क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या होता है, ये सभी चीजें जितने भी ट्रेंड्स थे आपके जो मैंने आपको करवाए हैं, मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसे होगा, साइज किस तरीके से वेरी कर रहा है, डायगोनली लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन, एवरीथिंग, ये सभी चीजें हमने आपको बेहतरीन तरीके से करवा रखा है ऑलरेडी, वो भी एग्जांपल दे देकर, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिंदास कीजिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहते हैं द लार्जर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स द मोर आयोनिक बॉन्ड्स विल फॉर्म। ये बात बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये आपके पास पी वाली स्टेटमेंट होनी चाहिए। लिखा है इसमें पी? नहीं, इसमें लिखा नहीं है। अच्छा, पी नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसमें ना पी क्यों देख लिया तो पी तो होना जरूरी है। ये वाली जो स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पे लिखी गई है ये बिल्कुल सही बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा वो आयोनिक बॉन्ड जो वो फॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि आपके पास जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव लगभग नील रहते हैं, कम रहते हैं, बहुत कम रहते हैं, ठीक है। फिर कहता है इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज नेग्लिजिबल कोवेलेंट बॉन्ड्स विल फॉर्म। सो देखो बिल्कुल सही बात है ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये बता ही रहा है, ये पूछ भी नहीं रहा, ये बता रहा है कि ऐसा ऐसा होता है, तो हाँ, और आपको भी मैंने बता दिया हाँ भाई ये बात सही है। अब हमसे कहा जाता है कि एक तो P वाले कंपाउंड बन रहे हैं दो चीजों से मिलकर, और एक Q वाले कंपाउंड बन रहे हैं दो चीजों से मिलकर, तो हमें बताना है P और Q में से कौन सा रेफर्स वैल्यूज टू द कोवेलेंट कंपाउंड्स, इनमें से कौन सा जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं मैंने आपको दिया NaCl का एग्जांपल, तो NaCl में Na प्लस है और Cl माइनस है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है ना उनके बीच का काफी ज्यादा डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये क्या बन गया आपके पास आयोनिक। और वैसे भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयोनिक बनते हैं, आपको पता है। वहीं पर अगर मान लो मैंने H2 गैस लिया, हाइड्रोजन गैस लिया, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करते, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, शेयरिंग से आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी होगी उतना ही इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों ही बराबर बराबर के फॉर्म में रहते हैं, ये आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। तो P और Q में से हमें बताना है कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है, तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों की लगभग दोनों की सेम ही दे रखी है, तो 100% ही आपके पास कोवेलेंट फॉर्म हो जाएगा। वहीं 0.9 एंड 3 है, कितना ज्यादा डिफरेंस है, 2.1 का डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा आयोनिक बन जाएगा, ये कोवेलेंट बन जाएगा और ये आपके पास आयोनिक बन जाएगा। आयोनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। तो हमसे इनमें से पूछा था कि कौन सा कोवेलेंट का एग्जाम्पल होने वाला, तो ओनली P, सिर्फ P वाला आपके पास है, ये जो Q है वो नहीं है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में हमसे इसमें कहा जाता है कि 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट रिएक्ट्स कंप्लीटली विथ एक्सेस डाइल्यूट क्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो क्वेश्चन है वो आपके पास लिमिटिंग, यहां पे देखो बोला ना व्हाट वैल्यू ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म एट द रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इसमें आपको ये देखना है कि 10 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट रिएक्ट्स कंप्लीटली विथ एक्सेस डाइल्यूट क्लोरिक एसिड, मतलब यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो है ये वाला आपके पास, मूल कॉन्सेप्ट याद आया ना, तो वहां से ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके पास आया हुआ है। बेसिक सा क्वेश्चन होता है लेकिन ध्यान से समझना होता है। तो हमसे कहता है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं मैग्नीशियम कार्बोनेट, और साथ में आपके पास है 2 ऑफ HCl, बैलेंस्ड है मेरे हिसाब से 2 ऑफ HCl,
चेंजेस टू मैग्नीशियम क्लोराइड, साथ में आपके पास H2O है और साथ में आपके पास CO2। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आपके पास बैलेंसिंग का होता है। एक बार अगर आपने बैलेंस नहीं किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई। सबसे पहले तो चीज देखनी बैलेंसिंग। मैग्नीशियम बैलेंस्ड है, क्लोरीन बैलेंस्ड है, कार्बन इधर 1 है बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर भी बैलेंस्ड है। उसके बाद क्या बचा, हाइड्रोजन इधर 2 है और हाइड्रोजन इधर 2 है। तो ये आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन जो है आपके पास वो दिया हुआ है। आई बात समझ। बैलेंसिंग, अगर बैलेंस्ड इक्वेशन ना दिया हो आपके पास तो बैलेंस करने के बाद आपको प्रोसेस शुरू करना है, ठीक है। अब बैलेंसिंग है, ये बैलेंस्ड है आपके पास, तो उस केस में आपको बता दूं जो लिमिटिंग रिएजेंट होंगे, लिमिटिंग जो रिएक्टेंट्स होंगे आपके पास, उनमें से ना एक लिमिटिंग होंगे और एक एक्सेस होगा। तो हमेशा लिमिटिंग वाला जो रिएजेंट होगा, रिएक्टेंट होगा, वो डिसाइड करेगा कि जो प्रोडक्ट है, कोई सा भी प्रोडक्ट हो सकता है, वो कितना बनेगा। तो सबसे पहले तो आप इसमें से देखो कि यहां पे हमसे ऑलरेडी बता दिया, हमें पता भी नहीं करना कि कौन सा लिमिटिंग और कौन सा एक्सेस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पास एक्सेस है, तो अगर ये एक्सेस है तो ये क्या हो गया आपके पास, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो यहीं से हम क्या करने वाले हैं, पता करने वाले हैं कि क्या किसके बारे में बनाने के लिए कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, कि ये जो चीज है वो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनाकर देगा। जब हमें ये भी बता दिया है कि जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है वो कितना लेना आपको, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा वो आपको बताना है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे बच्चों का ये जो क्वेश्चन है वो डाउट में रहता है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आप ना स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएंगे। अच्छा, आंसर अगर आप देखेंगे ना तो आपको दिया है यहाँ पे वॉल्यूम के टर्म्स में, है ना, डीएम क्यूब है, मतलब डेसीमीटर क्यूब के फॉर्म में दिया हुआ है, राइट। तो वॉल्यूम में आप बाद में कन्वर्ट कर लेंगे हम, पहले आपको यह समझना है कि ग्राम के टर्म्स में ही कितना प्रोडक्शन होने वाला है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास मैग्नीशियम कार्बोनेट 10 ग्राम है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा, ये आपके पास सवाल है। लेकिन उससे पहले आप स्टैंडर्ड केस देखेंगे, स्टैंडर्ड वाला बिल्कुल, कि स्टैंडर्ड के केस में कितना मैग्नीशियम कार्बोनेट आपने लिया था। तो मैग्नीशियम का आपके पास होता है 24 प्लस में कार्बन का 12 और 16 48 ऑक्सीजन का हो गया, 48 12 60 60 और 24 84 हो गया। तो 84 ग्राम है आपके पास क्या, मैग्नीशियम कार्बोनेट। वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है बेसिक सा, बहुत बार कैलकुलेशन किया हमने, तो वो होता है आपके पास 44 ग्राम। यहाँ पे कुछ कॉफिशिएंट नहीं है, नहीं तो मल्टीप्लाई हो जाता है आपके पास, ठीक है। चलो अब ध्यान से समझिएगा, जब हमने 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट लिया तो हमें 44 ग्राम आपके पास क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। वहीं पे अब ध्यान समझिएगा, यहां से हम स्टैंडर्ड केस की बात कर रहे हैं, तो आप यहां पे लिखोगे कि 84 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस या फिर गिव्स, ये दो वर्ड का आप यूज कर सकते हैं, प्रोड्यूसेस हाउ मच, सो यू विल राइट हियर 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलो अब ध्यान से समझिएगा, यहां से आपको क्या करना होता है, 1 ग्राम का प्रोडक्शन पता करना होता है कि 1 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट आपके पास कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको वो रिलीज करके देगा, बनाकर देगा, फॉर्म करके देगा। तो आप यहां पे लिखेगा 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस हाउ मच, 44 डिवाइडेड बाय, ये जो अमाउंट रहेगा उसे आपको डिवाइड में भेज देना है। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास 84, ठीक है, ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यहां तक डन। ओके, अब ध्यान समझिएगा, हमने निकाल लिया कि 1 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। अब हमारे पास सवाल क्या था कि भाई 10 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन करके आपको देने वाला है। तो इसको क्या करेंगे, देखो अगर आपको मैंने बोला भाई एक पेन का 10 रुपीज है, तो 10 पेन का कितना, तुरंत 100 रुपए बता दिया ना, तो क्या करा आपने, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम काम हम यहां पे करने वाले हैं। तो नाउ वी विल राइट हियर कि 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट विल प्रोड्यूस, आप विल प्रोड्यूस का यहाँ पे वर्ड का यूज कर सकते हैं क्योंकि अब हम बनाएंगे, है ना, विल प्रोड्यूस हाउ मच, 44 है, 44 डिवाइडेड बाय 84 मल्टीप्लाई बाय 10 ग्राम ऑफ CO2। बस अब हमें ये इसकी कैलकुलेशन करनी है, और एक बार अगर हमने इसकी कैलकुलेशन कर ली तो बस हमारा काम बन गया, कि मतलब हमें ये पता चल जाएगा कि 10 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट से कितना कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा। बट अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है, आंसर हमारे पास वॉल्यूम के टर्म्स में दिया है, ठीक है ना। तो चलो एक बार इसको पहले कैलकुलेट कर लें, 22
42, 11, 21 और ये 10 था तो 110 बना देता हूं। तो 110 को 21 बचे 105 पॉइंट, 105 10 लगभग 5 पॉइंट समथिंग 2 के आसपास आ जाएगा। तो 5.2 ग्राम अप्रोक्सीमेटली ले लिया मैंने। तो 5.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होने वाला है किससे? 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट से। बट हमारे पास तो आंसर ग्राम में था ही नहीं भाई, हमारे पास आंसर है डीएम क्यूब में। तो अब यहां पे हम मोल वाला जो कॉन्सेप्ट है उसका यूज करने वाले हैं। तो अब इसको ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को पता है भाई कि अगर मैं वॉल्यूम के टर्म्स में बात करता हूं, स्टैंडर्ड केस की बात करता हूं, तो कितना होता है? 1 मोल का मतलब होता है 22.4 लीटर। अब ये जो लीटर और 22.4 जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास फिक्स है, लेकिन लीटर को आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं। आप डीएम क्यूब बोलेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो अब आप यहां पे लिखेंगे, इन सभी को मैं गायब कर देता हूं, हमें वैल्यूज याद रखना है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब हमें पहले से पता है कि 10 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है उसने हमें 5.2 ग्राम के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करके दे दिया है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमें पता है कि अगर मैंने किसी भी चीज का ले लो, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया, एवरीथिंग, अगर आपने 1 मोल लिया तो उसका वॉल्यूम कितना होता है स्टैंडर्ड केस में? 22.4 लीटर। कितना होता है आपके पास? 22.4 लीटर। चलो, अब हमें पता है कि अगर 1 मोल मैंने ऐसा लिया, मैंने 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कितना वॉल्यूम होगा? 22.4 डीएम क्यूब। बोलो हाँ या नहीं? बिल्कुल सही बात। और आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल CO2 का मतलब क्या है? इसका मतलब है 44 ग्राम। तो आपने पता कर लिया कि 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.4 डीएम क्यूब। लो भाई, ठीक है। तो यहां से पहले आप 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल लो, तो यहां से आ जाएगा 1 ग्राम ऑफ CO2। जो छोटी क्लासों में करते थे ना कि अगर 10 पेन का कॉस्ट इतना है तो 7 पेन का निकालो, तो पहले यूनिटरी मेथड कहते थे हम इसको। पहले एक का यूनिट प्राइस निकालते थे, उसके बाद जितने से मतलब जितने का निकालना होता तो उतने से इंटू करते थे, वही और कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ CO2 विल गिव यू 22.4 डिवाइडेड बाय दिस अमाउंट 44 डीएम क्यूब ऑफ वॉल्यूम, इतना दे देगा आपके पास। बट हमारे पास कितना कार्बन डाइऑक्साइड था बताना? इतना था। हमें तो इतना का पता करना था कि कितना एक्चुअल में वॉल्यूम है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा 5.2 ग्राम ऑफ CO2 विल गिव अस 22.4 डिवाइडेड बाय 44 एंड मल्टीप्लाई बाय 5.2 डीएम क्यूब। अब इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं आप लोगों के लिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, इनमें से आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। मेन जो यहाँ पे चीज थी वो कॉन्सेप्ट है। ये जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने आप लोगों को समझाया थोड़ा सा टाइम लेकर, ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको नहीं भूलना भाई, ये जिंदगी। चलो भाई आगे की बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की। तो इसमें क्या है ध्यान से समझते जाइएगा। इसमें हमसे कहता है द डायग्राम शोन इज ए रॉन्ग अटेम्प्ट टू इलेक्ट्रोप्लेट ए पेन विथ कॉपर, ठीक है, ये वाला आपके पास दे रखा है। ये डायग्राम रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है वही आपको यहाँ पे बताना रहेगा। पहले में कहता है टू चेंज डीसी टू एसी, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। मैं आपको बता दूं, जब भी आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो हमेशा ही किसका यूज करते हैं आप? डीसी, डायरेक्ट करंट का यूज करते हैं, एसी का हम नहीं यूज करते हैं, ठीक है। तो डीसी से एसी में चेंज करना मतलब बेवकूफी है, वी नीड डीसी। चलो नेक्स्ट, टू चेंज द इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम कॉपर सल्फेट टू कोबाल्ट सल्फेट। अगर आप देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोड है वो किसका है? कॉपर कैथोड है, मतलब कॉपर का है। तो आपके पास जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो भी उसी का ही होना चाहिए, मतलब कॉपर सल्फेट इज द परफेक्ट। तो आप इसको भी नहीं ले सकते, चेंज नहीं कर सकते कोबाल्ट सल्फेट में, आपको इसे कॉपर सल्फेट में ही रहने देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कनेक्ट द पेन टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब ये चीज आपको यहां पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है और आपको मैं बता देता हूं कैसे ऑब्जर्व करना है। देखिए यहां पे आपके पास ये जो नेगेटिव वाली प्लेट है उसमें हमने क्या लगा रखा है? कॉपर लगा रखा है। लेकिन एक्चुअल में बता दूं, जिससे मतलब जिसका आप इलेक्ट्रोप्लेट करना चाहते हैं वो हमेशा एनोड पे होता है। इसका मतलब समझ रहे हैं? जो पेन है जिस पे आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं वो हमेशा कैथोड पे लगाया जाता है,
ठीक है। तो यहां से एनोड प्लस वाला होता है, मतलब इसको अगर आपने एनोड बनाया और इसको आपने कैथोड, जो कि बनाना ही पड़ेगा आपको, उसमें कोई वो नहीं, ऑप्शन नहीं आपके पास। तो एनोड के पास हमेशा क्या होना चाहिए, जिसकी आप प्लेटिंग करना चाहते हैं, लाइक कॉपर, तो यहां पे आपके पास कॉपर होनी चाहिए, और जिस पे आप करना चाहते हैं वहां पे आपके पास पेन, जिस भी ऑब्जेक्ट पे करना चाहते हैं वो वहां पे आपके पास कैथोड पे होना चाहिए। आई बात समझ में, ताकि यहां से इसके जो आयन से ट्रेवल करके यहां पे चले जाए। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये कहानी थी आपके पास, तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। टू इंड्यूस ये हायर करंट, इसमें उतना ज्यादा करंट की जरूरत नहीं पड़ती, 3 वोल्ट है भाई, बहुत है, ठीक है ना। चलो 3 वोल्ट की बैटरी से करंट जो भी जाता है वही इनफ है इसके लिए, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें कहते हैं ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बाय हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस। जिसने भी इलेक्ट्रोलिसिस वाली वीडियो नहीं देखी है, जिसने भी आपके पास मेटलर्जी वाली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज जाकर देखिए अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने आपको वहां पे बेयर्स फार्मूला समझा रखा है, बेयर्स प्रोसेस बेसिकली, नॉट एक मेयर्स फार्मूला भी आप आगे चल के पढ़ोगे, उससे मैंने मिक्स कर दिया। एक तो बेयर्स प्रोसेस है आपके पास, दूसरा हॉल एंड हेरोल्ड्स प्रोसेस है, तीसरा हुप्स एक्सपेरिमेंट है। ये तीनों को मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, तो एक बार जाकर देखिए, मजा सा आ जाएगा। फिर कहता है द कार्बन रॉड्स आर रिप्लेस्ड कंटिन्यूअसली, बेहतरीन तरीके से हमने आपको वहां पे ये वाली चीज जो है वो समझाया हुआ है कि बार बार हमें जो कार्बन की रॉड है उसे रिमूव करना होता था, जो कि एनोड पे लगा होता था। क्यों? क्योंकि वो ना खत्म हो जाता था, यूज हो जाता था, उसके आयंस लॉस्ट हो जाते थे, तो बिल्कुल खत्म हो जाता था, इसलिए उसे हमें चेंज करते रहना पड़ता था टाइम टू टाइम, ये हमने आपको बताया हुआ है। तो क्यों कहता है इट मिनिमाइजेस हीट लॉस, ये नहीं है। इट एनहांसेस द मोबिलिटी ऑफ आयंस, नहीं। द कार्बन एनोड इज कंज्यूम्ड, कंप्लीटली करेक्ट, यही तो बताया ना आपको। नेक्स्ट कहता है इट लोअर्स द फ्यूजन पॉइंट, तो ये आपके पास करेक्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेन चीज अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आएगा समझ में भाई, इसमें और कोई डाउट वाली बात तो खैर है ही नहीं, मेन तो चीज आपके पास यही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हमसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस correctly shows the action of indicator on sodium hydroxide solution। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, इसका नेचर क्या होता है, बेसिक, और बेसिक का अब आपको यहाँ पे एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट लगा देना आपको, और कुछ नहीं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 2 तरह के इंडिकेटर है, एक आपके पास मिथाइल ऑरेंज है और दूसरा आपके पास फिनोल्फथलीन है, ठीक है ना। तो एक चीज पहले मैं आपको यही चीज बता देता हूं कि जो मिथाइल ऑरेंज है, इसका जो कलर होता है वो आपके पास ऑरेंज कलर का ही होता है। कौन सा कलर होता है, ऑरेंज ही होता है, इसका जो कलर है वो आपके पास ऑरेंज ही है। और अगर आपने इसमें मान लेते हैं कि एसिड डाला, तो एसिड के केस में ये आपको थोड़ा सा रेडिश ब्राउन टाइप का जो कलर है वो आपके पास दे देता है, रेडिश ब्राउन। वहीं अगर आपने इसको इसके ऊपर बेस डाला तो ये लगभग येलो कलर का जो है अपना वो नजारा दिखाता है, तो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगला है आपके पास फिनोल्फथलीन, तो ये चीज है, मैं सिर्फ यहीं का नहीं बता रहा हूं, आपको हर एक चीज बता दे रहा हूं, ताकि आपसे जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप हंसते खेलते बिंदास तरीके से कर पाएंगे। अब मैं आपको यही सेम चीज बता रहा हूं फिनोल्फथलीन का, ठीक है ना। फिनोल्फथलीन, ये जो फिनोल्फथलीन है आपके पास, वो आपके पास इसमें अगर आपने एसिड डाल दिया और इसमें आपने बेस डाल दिया, तो याद करो क्या होता था, बेस के केस में ये पिंक कलर देता था। आप बोलोगे सर आपको कैसे याद है, मैंने याद रखा है, बताता हूं अभी कैसे। एसिड है, एसिड में आपके पास क्या होता था, ये कलरलेस रहता था, मतलब नो चेंज इन कलर, कलरलेस हो जाता था आपके पास लगभग पूरा, तो कलरलेस आ जाता था, मतलब इसमें पिंक में कन्वर्ट होता था, तो वहीं पे आपके पास ये कलरलेस होता था। अब ध्यान से समझिएगा कि इसको मैंने याद कैसे रखा, याद रखो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट याद है आप सबको, जब हमने HCl डाला था, HCl तो ब्लू लिटमस लिया था, तब जाकर वो रेड फाउंटेन दे रहा था। लेकिन मैं अमोनिया की बात करूं, जब हम उसमें अमोनिया डाल देते थे तो उस केस में आपको बताता था कि वो पिंक कलर का आता है, और अमोनिया बेसिक इन नेचर होता है, HCl एसिडिक इन नेचर होता है। तो अगर आपने फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में HCl के लिए अगर आपने फिनोल्फथलीन डाला होता तो कोई कलर नहीं आता, तो फाउंटेन देखने में आपको मजा नहीं आता। तो हमने बेस वाला जो करा था तो पिंक कलर का फाउंटेन आता था, तो बेस से याद रखा, बेस का पिंक है और इसमें कोई चेंज नहीं है आपके पास एसिडिक में, ठीक है ना। और इसका भी हमने आपको बता दिया। अब आप इसको चूज करना आपके लिए क्या हो गया, आसानी हो गया। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। आप लोगों को जो भी डाउट आता है 7428525669 पे भेज दीजिए, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। एंड इफ यू नीड पर्सनल ऑनलाइन क्लास तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। अब यहाँ के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि ये जो चीज है सोडियम हाइड्रोक्साइड वो बेसिक इन नेचर है, तो बेसिक का इफेक्ट क्या पड़ेगा,
मिथाइल ऑरेंज पे और उस बेसिक का इफेक्ट क्या पड़ेगा फिनोल्फथेलिन पे। तो हमें पता चल गया कि बेसिक का इफेक्ट मिथाइल ऑरेंज पे क्या पड़ेगा, वो ऑरेंज से येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख लेते हैं ऑरेंज टू येलो इसमें है, ठीक है, ऑरेंज टू पिंक नहीं हो सकता मिथाइल ऑरेंज में, ऑरेंज टू येलो ये हो सकता है, ये रिमेन सेम नहीं हो सकता क्योंकि बेस का देखना है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। खैर अभी दूसरा भी चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिनोल्फथेलिन में आपके पास बेसिड है, रिमेन्स कलरलेस नहीं, क्योंकि बेस में वो किस में कन्वर्ट होता है, पिंक में, ये नहीं होगा, रिमेन सेम नहीं होगा, कलर्स टू पिंक, ये है रिमेन्स पिंक, ये गलत हो जाएगा। तो आपके पास ये वाला दोनों करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी जिसमें आपके पास आर जो कंपाउंड है वो आपके पास इंडिकेटर है बेसिकली, वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच हो गया। आई बात समझ में, ठीक है, ठीक है। चलो तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जितनी भी चीजें आपको समझाई गई सभी चीजें समझ में आ गई होंगे, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।